रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 29 मार्च और पाकिस्तान में हफ्ते की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहली खबर आपके सामने म्यांमार और थाईलैंड से रखते हैं, जहां पर शदीद तरीन जल्जला आया है और रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 7.7 रिकॉर्ड की गई है। जल्जला इतना शदीद था कि जो बुलंदो बांग इमारतें थी वो ऐसे जैसे तिनके गिर रहे हों, इस तरीके से गिर रही थी। आजकल आपको पता है कि एक रवाज भी है कि जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उनके बिल्कुल टॉप के ऊपर स्विमिंग पूल्स बनाए जाते हैं। और क्योंकि फार ईस्ट में थाईलैंड, म्यांमार, मलेशिया, सिंगापुर, वहाँ पर ज़रा दर्जा हरारत गर्म रहता है और थोड़ी सी जैसे हमारे यहाँ जुलाई का मौसम होता है, इसी तरह का मौसम ही तकरीबन सारा साल रहता है। उस वजह से वहाँ पर स्विमिंग पूल इस्तेमाल भी ज़्यादा होते हैं और ये एक आम रवाज है वहाँ के हाई राइज बिल्डिंग्स के ऊपर टॉप पर स्विमिंग पूल्स बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर सर्दी होती नहीं तो ओपन एयर ही स्विमिंग पूल सारा साल रहते हैं, जमने का ख़तरा नहीं होता पानी का। तो इसलिए स्विमिंग पूल्स तकरीबन तमाम हाई राइज बिल्डिंग में टॉप पर स्विमिंग पूल होता है। जैसे ही ये ज़लज़ला आया तो स्विमिंग पूल का सारा पानी छलक कर जो है वो सबसे पहले बिल्डिंग से नीचे गिरा और बहुत सारी जगहों से तो ऐसी वीडियोस मौसूल हो रही हैं जिसमें लोग स्विमिंग कर रहे थे और ऐसे लग रहा था जैसे कोई हाथ से पकड़ के उस स्विमिंग पूल को हिला रहा हो और उसमें से पानी बाहर जा रहा हो। बहरहाल बुलंदो बांग 30, 40, 50 मंजिला इमारतें जो थी वो इस तरीके से लर्ज रही थी, लहरा रही थी जैसे कि तिनके हों। बहुत ही ख़तरनाक किस्म का ज़लज़ला था और नॉर्मली इस इलाके में सुनामी तो आपने पहले सुन रखा है, इस तरीके के ज़लज़ले कम सुनने में, कम अज़ कम मेरे सामने मुशाहदे में कम आए हैं। अब कितनी अमवात हुई हैं इस पर तो अभी काम हो रहा है। कोई कह रहा है कि 150 हुई हैं एक मुल्क में, कोई कह रहा है ज़्यादा हुई हैं। लेकिन जितनी ज़्यादा इमारतें गिरी हैं और जितनी शिद्दत का ये ज़लज़ला था, लग रहा है कि इससे नुकसान जो है वो काफ़ी बड़ा हुआ होगा। लेकिन अभी क्योंकि ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, हतमी सिचुएशन हमारे सामने नहीं है, इसलिए जब हतमी सिचुएशन हमारे सामने आई तो आपके सामने पूरे जो नंबर्स हैं उनको रखेंगे। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर पाकिस्तान की काबीना से रिलेटेड आपके सामने रखते हैं। खबर ये आई है कि पाकिस्तान की काबीना ने अब ये फैसला किया है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और उनके साथी जनरल्स के कहने पर अब नए कवानीन बनने जा रहे हैं। और वो जो नए कवानीन बनने जा रहे हैं वो बुनियादी तौर पर दहशतगर्दी से निपटने के लिए कहा तो जा रहा है, लेकिन उसका असल निशाना जो है वो सोशल मीडिया है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर लोगों की आवाज़ बंद करने और वो अगर किसी किस्म की तनकीद कर रहे हैं और वो तनकीद जो है वो इनको लगता है, हुकूमत को या जनरल्स को लगता है कि वो तनकीद जो है वो मिलिट्री इंस्टीट्यूशन पर है या मिलिट्री के अफसरान पर है या हुकूमत पर है इन जनरल, तो उन पर दहशतगर्दी से रिलेटेड कार्रवाइयाँ, पर्चे, उनको अंदर देना, उन पर मतलब के जो फंदा है उसको टाइट करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। तो वज़ीर आज़म हाउस में ये एक इजलास हुआ है, जो काबीना का तो नहीं कह सकते लेकिन किचन कैबिनेट का कह लें, कि जिसमें सिविल और अस्करी क़यादत ने शिरकत की। आर्मी चीफ भी उसमें सुनने में आया थे और दूसरे मिलिट्री जनरल्स भी थे और उन्होंने मुल्क दुश्मन मुहिम के मुकाबले में कौमी बयानिया बनाने के लिए सोशल मीडिया पर मवाद नशर करने और झूठी खबरें रोकने का फ़ैसला किया है। तो पूरा फोकस जो है वो दहशतगर्दी की जंग लड़ने पर इस वक्त नज़र जो होगा कम अज़ कम, लेकिन यहाँ नज़र नहीं आ रहा उतना फोकस, वो BLA के साथ हो या दूसरे मामलात जो चल रहे हैं। लेकिन ज़्यादा फोकस जो है वो कम अज़ कम सोशल मीडिया के ऊपर हमने किस तरीके से लोगों को फिक्स करना है, इसके ऊपर फोकस है। अगली खबर भी इसी से रिलेटेड है और वो खबर ये है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सिफारशात की रोशनी में दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए हुकूमत का 7 अप्रैल को, जी हाँ डेट भी आ गई है, 7 अप्रैल को कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास तलब करने का फ़ैसला। इदारों को मतलूबा इख्तियारात के लिए कानून साजी की जाएगी। मतलब जो 26वीं तरमीम में लूटमार की गई है वो काफ़ी नहीं है, अब 27वीं तरमीम जो है वो करने की तैयारी की जा रही है और इस दफ़ा दोबारा जो दहशतगर्दी होगी उसके कवर को मुझे तो लग रहा है शायद सामने रखा जाएगा या दहशतगर्दी सामने बहाना होगा और निशाना असल में सोशल मीडिया होगा। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, जो सोशल मीडिया से रिलेटेड लोग हैं वो हैं। और इस दफ़ा 7 अप्रैल को ये जो ख़तरनाक तरीन, मैं इसे कहूँगा, इजलास बुलाया जा रहा है, ये दोबारा से इंसानी हकूक़ की पामालियों और फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्टेल करने के लिए कानून साजी करवाई जाएगी।
और इसमें तमाम का तमाम जो 27वीं तरमीम के अंदर अगर कोई रह गया था पहले काम 26वीं में, तो वो अब 27वीं तरमीम करवा के 7 अप्रैल को तो ये काम तमाम किया जाएगा, ताकि इसके बाद ना कोई बोल सके और ना कोई आवाज़ उठा सके। इसमें हमें ये भी पता चला है कि ऐसे कवानीन बनाने की कोशिश की जाएगी कि फ़िलहाल जो मौजूदा कवानीन हैं उसमें जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं, जैसे गूगल है, यूट्यूब है, ट्विटर है जिसको आप एक्स कहते हैं, फेसबुक है, इनके ऊपर उतने इफ़ेक्टिव नहीं हैं कहते हैं पाकिस्तान के कवानीन। तो ऐसे कवानीन बनाने हैं कि ये जितनी कंपनीज़ हैं इनको भी किसी न किसी तरीके से तंग किया जा सके, परेशान किया जा सके, मजबूर किया जा सके या ताबे किया जा सके अपने। तो इस तरह के कवानीन अब जो शरारतबाजी है वो की जाएगी। लेकिन आप देखेंगे पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी मौजूद हैं, जो पहले बहुत आवाज़ उठाते हैं इंसानी हकूक़ के लिए, वो इस चीज़ के ऊपर मुकम्मल खामोश रहेंगे और ये सब कुछ उनकी आंखों के सामने होता हुआ आप देखेंगे। आम आवाम तो बोलेगी ज़ाहिर है, लेकिन आपको बड़े बड़े जगादरी जो हैं वो इस पर खामोश होते हुए नज़र आएंगे। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर बलूचिस्तान से है। ख़तरनाक खबरें हैं बलूचिस्तान से जो आ रही हैं। पहले तो आपको वहाँ पर जो लॉन्ग मार्च है उसकी अपडेट दे दें कि अख्तर मैंगल जो एक लोकल सियासतदान हैं और अभी भी रियासत पर किसी न किसी तरह से यकीन रखते हैं, पाकिस्तान की कौमी असम्बली के मेंबर थे, इस्तीफ़ा दे दिया, छोड़ दी कौमी असम्बली, फिर किसी न किसी तरह से वो भी फिर भी प्रो इस्टेब्लिशमेंट या कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर काम करते हुए नज़र आते हैं। अब जब मारंग बलोच, समी बलोच उनको गिरफ़्तार कर दिया गया तो अख्तर मैंगल साहब के ऊपर ज़ाहिर है इंडिजिनस जो अंदर का प्रेशर है वो पड़ा कि ये क्यों नहीं कॉल देते। इन्होंने एक लॉन्ग मार्च की कॉल दी है और अब ये पूरे बलूचिस्तान के अंदर एक लॉन्ग मार्च लेके कोयटा पहुंच रहे हैं। अब बजाय इसके कि इस लॉन्ग मार्च को हुकूमत किसी न किसी तरह से फैसिलिटेट करती, वेलकम करती, क्योंकि अगर ऐसे लोग जो रियासत पर बिलीव करते हैं इनका भी कला कमा कर देंगे, इन पर भी आप ज़िंदगी तंग कर देंगे, इन पर भी सियासत करना, कोई मूवमेंट करना, कोई लॉन्ग मार्च करना आप मुश्किल बना देंगे, तो फिर जो बंदूकें उठाकर पहाड़ों पर चढ़े हुए हैं उनसे तो आपका पहले ही कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये जो बेचारे सिस्टम पर बिलीव करते हैं, आप इनको भी कॉर्नर कर देंगे तो फिर आप अपने लिए ही जगह टाइट कर रहे हैं। बहरहाल वही किया गया। जैसे ही अख्तर मैंगल साहब का ये जो लॉन्ग मार्च अनाउंस हुआ था, मोबाइल फ़ोन का नेटवर्क जो है वो बंद कर दिया गया। कोयटा, गिरदोनवा और तमाम ऐसे इलाके जहाँ से इस लॉन्ग मार्च ने आना था, पाबंदियाँ लगा दी गई, ट्रक खड़े कर दिए गए, कंटेनर खड़े कर दिए गए। बड़ी मुश्किल से वो बेचारे सारा दिन कंटेनर हटाते हुए पहला हिस्सा जो लॉन्ग मार्च का है या जो पहला उसका माइलस्टोन था वो उन्होंने अचीव किया है। एक दिन का भी ये जो लॉन्ग मार्च हुआ है, आज दूसरा दिन है। आप खुद सोचिए, ईद के दिन है और ये लोग दर बदर अपने घरों से निकल के फिर रहे हैं। कितनी मुश्किल होगी उन्हें, कितना प्रेशर होगा, सियासी प्रेशर ही आप बेशक सोच लें कि उन्हें ईद पर, रमज़ान के आखिरी दिनों में ये लॉन्ग मार्च अनाउंस करना पड़ा। अब अगर होश के नाखून हमने लेने होते, हम में थोड़ी सी अकल होती, तो हम यहाँ अख्तर मैंगल साहब को फैसिलिटेट करते। ऐसी कुव्वतों को फैसिलिटेट करें हम जो पाकिस्तान के अंदर बिलीव करती हैं, ताकि उनके थ्रू हम जो नाराज़ लोग हैं उन तक पहुंच सकें। लेकिन हम तो इनको भी नाराज़ करने पर लगे हुए हैं। हमारी पूरी कोशिश तो ये है कि ये जो दो रह गए हैं ये भी नाराज़ हो जाएं। उसके बाद इसी से रिलेटेड जो अगली खबर आपके सामने रखनी है वो कोयटा के, बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में जुमेरात के रोज़ बम धमाका हुआ और बम धमाके में कैंसर के अमराज के माहिर असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मेहरुल्लाह तरीन वो कत्ल कर दिए गए, हलाक कर दिए गए, शहीद कर दिए गए। आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पर पहले ही कैंसर जैसे मोजी मर्ज़ के डॉक्टर्स बहुत कम हैं, और फिर कोयटा जैसा दूर अफ्तादा इलाका जहाँ पर कैंसर जैसे मोजी मर्ज़ के जो डॉक्टर्स हैं वो ना होने के बराबर हैं, वहाँ पर एक ऐसे उम्दा और पढ़े लिखे, और बहुत ही पढ़े लिखे का मतलब मेरा ये कि बहुत ही कम लोग कैंसर के जो एक्सपर्ट्स हैं वो पाकिस्तान में ओवरऑल मौजूद हैं, पर कोयटा में एक डॉक्टर का होना और उसको टारगेट करके मार दिया जाना, ये आप खुद समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा लॉस है। इसके साथ साथ गवादर में बम धमाका, कम अज़ कम एक शख्स हलाक और 2 ज़ख्मी। बलूचिस्तान के साहली शहर गवादर में बम धमाके के एक वाक़े में एक शख्स जो है वो हलाक हुआ है और 2 ज़ख्मी हुए हैं। ये कम अज़ कम बलूचिस्तान से ख़बरें आ रही हैं। तीसरी तरफ अगर हम जनूबी वज़ीरिस्तान खैबर पख्तूनख्वा की साइड पर चले जाएँ तो जनूबी वज़ीरिस्तान में मकामी समाजी रहनुमा डॉक्टर हुसैन अहमद कत्ल, और पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर दीर की तहसील बरमल मियाँ आज़म वरसक के मकाम पर
कार खैल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के नायब सदर डॉक्टर हुसैन अहमद को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया है। अब हमें ये नहीं पता, ये जो सारी खबर मैंने आपके सामने पढ़ी है कि ये कत्ल जो है ये अब तालिबान कर रहे हैं, दहशतगर्द कर रहे हैं, या ये वो हिंदुस्तान से रिलेटेड वो जो गार्डियन की स्टोरी थी और बहुत सारे उलमा कराम को और समाजी शख्सियात को कत्ल किया जा रहा है पाकिस्तान में। अब क्योंकि कोई ना ही ISPR बोल रहा है और ना ही कोई रियासत में से किसी किस्म का कॉन्फिडेंस में ले रहा है लोगों को, ना ही कोई बता रहा है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, तो ऐसे हालात में हमें ख़ुद नहीं पता कि ये क्या इसके पीछे क्या माजरा होगा। ज़ाहिर है ख़बर के ऊपर नज़र रखेंगे, जो भी डेवलपमेंट हमें नज़र आई इसमें कि ये क्या गार्डियन और वो हिंदुस्तान से रिलेटेड है या ये तालिबान से रिलेटेड है, तो आपको ज़रूर बताएंगे। तो अब आपने कोयटा में जो डॉक्टर साहब को कत्ल किया गया, गवादर में जो बम धमाका हुआ, ये जो जनूबी वज़ीरिस्तान में ये जो कत्ल गारत हुई, ये आपके सामने रखी है अब। और इससे पहले हमने लॉन्ग मार्च और वहाँ पर बंद किया हुआ जो मोबाइल फ़ोन का सिस्टम और पाबंदियाँ और सड़कें बंद, ये सारे हालात देख लिए। अब आगे चलते हैं, अब सहाफ़ियों की बात आपको बताते हैं। जो 50,000 रुपये के मचलकों के साइबर क्राइम यूनिट ने जो है वो जो मुकदमा दर्ज किया हुआ था सहाफ़ी वहीद मुराद के ख़िलाफ़, वो 50,000 रुपये के मचलकों के उनकी ज़मानत मंजूर हुई। अब देखते हैं उन्हें छोड़ते हैं या कोई नया मुकदमा करके पकड़ लेते हैं। क्योंकि दूसरी तरफ जो फरहान मलिक हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन पर जो कराची में पीका एक्ट के तहत मुकदमा बनाया है, उसमें जब उनकी ज़मानत के लिए दरख्वास्त दी गई तो उसको मुस्तरद कर दिया और उन पर एक फ़्रॉड का झूठा केस भी बनाया गया है। और अब अदालत ने डायरेक्टर FIA को कहा है कि 15 दिन में इंक्वायरी करके दूसरे केस की, वो जो झूठा केस है उसकी भी इंक्वायरी करके जमा करवाएं। तो लग ये रहा है कि कम से कम अगले 15 दिन और फरहान मलिक जो हैं उनको जेल में रखा जाएगा। अब हाई कोर्ट में उनकी बेल पटिशन जाएगी। उम्मीद कर सकते हैं कि हाई कोर्ट में शायद कोई स्पाइन दिखाए और उनको रिहा करे, क्योंकि हैं तो वो बिल्कुल बेकसूर और उनका कोई कसूर नहीं है, बस उनके ऊपर ये जुल्म और सितम जो है वो सिर्फ इसलिए कि वो आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये दो सहाफ़ी थे। तीसरी तरफ हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अख्तर मैंगल के साथ क्या किया जा रहा है। मारंग बलोच और समी बलोच को जेल में रखा हुआ है। अब बलूचिस्तान का एक और नौजवान चेहरा सलार खान काकड़, उनको गिरफ़्तार किया हुआ है। 26 नवंबर से गिरफ़्तार किया हुआ है। आप ख़ुद सोच सकते हैं कि तकरीबन अब उनको भी 4 महीने के करीब हो चुके हैं गिरफ़्तारी को, और उनके हथकड़ियों में जकड़े, सफ़ेद कपड़े से चेहरा ढके बलूचिस्तान से तहरीक इंसाफ के रहनुमा सालार काकड़ की वीडियो वायरल। सालार काकड़ के लिए सबको आवाज़ उठानी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। उसकी वजह यह है कि सालार काकड़ जैसे वो नौजवान हैं जो पाकिस्तानियत पर बिलीव करते हैं, पाकिस्तान के झंडे पर बिलीव करते हैं, पाकिस्तान के तराने पर बिलीव करते हैं। इलेक्शन लड़ा इमरान खान साहब की जमात की तरफ से, लोगों ने वोट डाला, जीते, फॉर्म 47 पर इन्हें हरा दिया गया, और जो चंद 100 वोटें लेने वाले थे उनको असम्बली में भिजवा दिया, और ये जो हज़ारों वोट लेने वाले थे असल अवाम के कैंडिडेट थे, इनको हथकड़ियाँ लगा के, चेहरे ढांप कर इनको अदालतों के अंदर पेश किया जा रहा है। फिर कहते हैं कि बलोच नौजवान नाराज़ होकर बंदूक उठा के पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं। समझ से बाहर है कि आप इन नौजवानों के साथ कर क्या रहे हैं, ये जाएं तो किधर जाएं। खैर जी, अगली खबर नजम सेठी साहब का एनालिसिस है, और वो एनालिसिस है कि आसिम मुनीर साहब के ख़िलाफ़ जो अमरीकी वान नुमाइंदगान के अंदर बिल पेश हुआ है, आपको पता ही है कि कांग्रेसमैन पनेटा और कांग्रेसमैन जो विल्सन, इन्होंने जो बिल पेश किया है कि जनरल आसिम मुनीर पर वीज़ा समेत दूसरी पाबंदियां लगाई जाएं, उस पर अमरीकी जो नजम सेठी हैं वो कहते हैं कि अमेरिका के मफादात पाकिस्तानी फ़ौज के साथ बहुत ज़्यादा हैं ख़ित्ते में, इसलिए शायद ये पाबंदियाँ ना लगें। अब ये तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होगा, पाबंदियाँ लगती हैं कि नहीं लगती। लेकिन अगर नहीं भी लगती और ये बिल पास नहीं भी होता, फिर भी ये एक मेजर डेवलपमेंट है कि ये बिल पेश हो चुका है, और इस पर अब आप सोचिए कितनी बातचीत होगी अमेरिका के अंदर, वोटिंग होगी, वोट इकट्ठे किए जाएंगे। आखिर पर भले अगर ये ना भी कामयाबी हो सकी तो फिर भी जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए कोई बहुत इसमें आला काम तो है नहीं कि उनका नाम अमेरिका के अंदर पाबंदियों के लिए, वीज़ा की पाबंदियों के लिए, इंसानी हकूक़ की पामालियों के लिए, जंगी जराइम के लिए डिस्कस हो रहा होगा। ये कोई बड़े फ़ख्र की ना पाकिस्तान के लिए बात है, ना पाकिस्तानियों के लिए बात है, और ना ही जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए बात है। तो फिर वो कहेंगे कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप लोगों की तरफ देखना बाद में शुरू कीजिए, पहले अपनी तरफ देखिए। आप अपनी अदाएँ थोड़ी सी बदल लीजिए, पाकिस्तान में थोड़ा सा माहौल रिलैक्स कीजिए। ये अभी मैंने नाम 3 गिने कम अज़ कम, फरहान मलिक,
आप वहीद मुराद और सलार काकड़, आप आज ही के दिन देखें इनके साथ क्या हो रहा है। इमरान खान, उनकी ज़ौजा यास्मीन राशिद साहबा और बाकी लोगों के साथ तो मुद्दतों से हो रहा है। तो ये तमाम जो कैदी हैं इनको रिहा कीजिए, मुल्क के अंदर थोड़ा सा माहौल ईजी कीजिए ताकि लोग जो हैं वो रीथिंक करना शुरू करें कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, और थोड़ा सा रीसेट करें और आप अपने मुल्क की तरफ आएँ। लेकिन आप हैं कि आपने कसम खाई हुई है कि आपने अपनी साइड के ऊपर ना कोई ज़िम्मेदारी कबूल करनी है, ना किसी चीज़ को दुरुस्त करना है, लेकिन अपनी तरफ से आपने तुन के रखो की पॉलिसी रखनी है और सारी एक्सपेक्टेशन आपकी दूसरी तरफ से है। साथ तारिक फ़ातमी साहब, आपको हमने पहले भी बताया था, वो अमेरिका पहुंचे हुए हैं, इधर उधर मुलाकातें कर रहे हैं। शुक्र तो ये है कि सबसे पहले तारिक फ़ातमी साहब भी कहीं से निकले हैं, हमने तो उन्हें पिछले साल 1.5 साल में देखा नहीं। शुक्र है उनको धूप लगाई, ऐसे लग रहा है किसी जंबील में डाल के ऊपर से उन्हें बंद कर दिया हुआ था, लेकिन चलें वो बाहर निकले हैं, अच्छी बात है। वो अब कहते हैं कि अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकाने पाकिस्तान को गैर महफूज बना रहे हैं। अब ये मंजर नहीं बिकना तारिक फ़ातमी साहब, टू लिटिल टू लेट, आप लेट पहुँचे अमेरिका। इससे पहले ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब और दूसरे लोग जो हैं वो अमरीकी मुफादात की डिस्कशन तालिबान के साथ कर चुके हैं और उनकी बातचीत हो चुकी है। अब ये आपकी बात कि वहाँ पर दहशतगर्दी के ठिकाने और उन पर हमले करने चाहिए और जंग करनी चाहिए, ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो गया आपका काम। मैं ये नहीं कह रहा आप झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं, लेकिन अब आपका काम मुश्किल हो गया, मुश्किल मुझे लग रहा है। अच्छा जी, आगे नजम सेठी साहब की आगे एनालिसिस है। वो कहते हैं कि इमरान खान और जुनैद अकबर की पोजीशन बहुत हार्ड है, गंडापुर सबको साथ लेकर चलते हैं। अगर इमरान खान और जुनैद अकबर की बातें मान ली गई तो गंडापुर फारिग हुए तो खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लग जाएगा। एवं ही हार्ड स्टेट वाली बातें नहीं हो रही, ये तैयारी है कि अगर आप एंटी स्टेट लोग लेकर आए तो आपको उड़ा देंगे। ये अब नजम सेठी के थ्रू आपको एक नई धमकी दी जा रही है, और वो ये दी जा रही है कि जो इमरान खान और जुनैद अकबर की, एक तो मेरा तो ख्याल है कि तहरीक इंसाफ सारी की एक ही पॉलिसी है, अली अमीन गंडापुर भी तहरीक इंसाफ के ही चीफ मिनिस्टर हैं, वो उनकी ज़ाती पॉलिसी जो भी होगी आखिर वो हतमी पॉलिसी तो वही होगी जो इमरान खान की होगी। लेकिन यहाँ पर नजम सेठी साहब एक वेज क्रिएट कर रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब तो बहुत नरम पॉलिसी रखते हैं, लेकिन जुनैद अकबर साहब की पॉलिसी और इमरान खान की बड़ी सख्त है, और अगर उनकी पॉलिसी पर चला गया तो गवर्नर राज लग जाएगा। अब मेरा सवाल है कि अगर गवर्नर राज लग गया 1 मिनट के लिए तो इमरान खान तो पहले ही जेल में है, तहरीक इंसाफ के साथ तो आपने पहले ही उन्हें दीवार के साथ लगाया, तो कितना का बड़ा, ठीक है छोटा मोटा फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, अग्री करता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में भी तहरीक इंसाफ के लिए ज़मीन तंग हो जाएगी, लेकिन लीडर तो पहले ही जेल में है और उनके लिए हालात तो पहले ही टाइट हैं, तो तहरीक इंसाफ कितना लूज़ करेगी? उनके पास तो बहुत थोड़ा है लूज़ करने को, लूज़ तो अब किसी और ने करना है। लेकिन बहरहाल ये अब एक धमकी जो है वो सामने रखी जा रही है। अब देखते हैं कि ये धमकी किस सिमत चलती है और वो ये कितना इसका जो है वो रोल प्ले किया जाता है, या कितना इसके ऊपर असर लिया जाता है। अच्छा जी, अगली खबर जो कामरान शाहिद साहब का तबसरा है, और वो ये कहते हैं कि IMF ने आप पैसे दे दिए और बड़े आराम से इस दफ़ा पैसे दे दिए इसलिए कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो गई, इसलिए अब IMF भी तंग नहीं कर रहा। और कामरान शाहिद साहब ने बड़ी खुशी से ये बताया कि अब इंसानी हकूक़ के मसाइल भी ज़ेर बहस नहीं आएंगे। मतलब कि अब जो IMF से पैसा चाहिए होगा उसमें वो जो पहले शर्तें रखी हुई थी, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ ना करें, लोगों पर जुल्म ना करें, वो भी अब हमें परेशानी वो कहते हैं ख़त्म हो गई। ये देखें, ये भी हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है कि अब हम इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ भी करेंगे और हमें कोई नहीं रोक सकेगा, IMF भी नहीं रोक सकेगा। ये बड़े फ़ख्र से अब हम ये मैसेजिंग कर रहे हैं। मुझे इजाज़त दीजिए यहाँ से। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।